हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। ठीक है। हमने शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि प्रतिदिन आपका शाम 7 बजे होता है। ठीक है। अभी तक हमने संख्याओं के बारे में, ठीक है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा और बोर्ड मास के नियम को भी जाना। तो आज अपन देखते हैं गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो सभी जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सहायक शिक्षक के लिए। 15 नंबर का पूछा जाता था सीजीटेट में, है ना। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती में भी आपका पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके सहायक शिक्षक में पूछे जाते हैं। ठीक है। शिक्षक में तो 4-5 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सहायक शिक्षक में 50% क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मैथ्स पेडागोजी से। ठीक है। गणित शिक्षण शास्त्र से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1। ठीक है। यूनिट 1 आज हम देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, है ना। गणित का स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, इन बिंदुओं पर हम जो है अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गणितीय विचार जो है किस तरह से विकसित होते हैं, है ना। हाउ मैथमेटिकल आइडियाज डेवलप, गणितीय विचार किस तरह जो है विकसित होते हैं। ठीक है। तो गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप के जो है 3 पहलू होते हैं, मतलब हम गणितीय अवधारणाओं को 3 तरीके से विकसित करते हैं, है ना। 3 तरीके से विकसित होता है। पहला कैसे होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। दूसरा होता है हमारा विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा होता है सोपान क्रमिक संरचनाएं, है ना। ये 3 तरीके से जो है ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन बिंदुओं को हम विस्तृत से चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले है हमारा मूर्त से अमूर्त तक। ठीक है। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त तक। तो मूर्त से अमूर्त तक कैसे होता है, ठीक है। सभी ज्ञान की तरह गणित भी ठोस अनुभवों के द्वारा क्या होता है, विकसित होता है ना। ठोस अनुभवों से कैसे विकसित होगा, हम क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में ऐसी एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। अपनी आंखों से ऐसे वस्तुओं को देखेंगे, है ना, ऐसे वस्तुओं से अनुभव करेंगे। ठीक है। जो हमें क्या करेंगे, हमारा जो अवधारणा है उसको विकसित करेंगे, है ना। कैसे विकसित करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपन मानते हैं गोले की अवधारणा, है ना। गोले की अवधारणा, गोल की अवधारणा, गोल की संकल्पना यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो हम अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखते हैं, है ना, जो जो कैसे होता है, जैसे गेंद है, संतरा है, तरबूज है, लड्डू है ना। इन सभी में क्या होती है, एक ही प्रकार की नियमितता पाई जाती है। ठीक है। कैसी नियमितता पाई जाती है, गेंद में, है ना, गेंद है, संतरा है, गेंद हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है, और लड्डू हो जाएगा। इन सभी को यदि हम देखें, इन सभी पदार्थों को हम देखें, इन सभी ठोस पदार्थों को यदि हम देखें, तो हम पाते हैं कि इन सभी में क्या होती है, एक ही प्रकार की नियमितता होती है ना। एक ही प्रकार की नियमितता होती है। कैसी नियमितता होती है, ये सभी क्या होते हैं, गोल होते हैं, है ना। ये सभी क्या होते हैं, गोल होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, गोलाई होता है। ठीक है। इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की जो अवधारणा है वो क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ठीक है। अवधारणाओं को हम अपने मूर्त रूप, है ना, इनको हम कैसे देखें, मूर्त रूप में देखें, यानी ठोस रूप में देखें। मूर्त मतलब होता है कि ठोस रूप में देखना किसी पदार्थ को, ऐसे पदार्थ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम मूर्त रूप कहते हैं। ठीक है। तो इन अवधारणाओं को हम अपने मूर्त रूप में क्या करते हैं, देखते हैं, और धीरे धीरे मूर्त से अमूर्त रूप में विकसित करने लगते हैं। अब मूर्त से अमूर्त रूप में कैसे विकसित करेंगे भाई, है ना। हम बहुत सारी गोल वस्तुओं को देखते हैं, है ना, और पाते हैं कि कई सारे जो वस्तु हैं वो एकदम गोल नहीं है, है ना। मतलब गोलाई का गुण जो सब गोल वस्तुओं में होता है,
इन वस्तुओं के अन्य गुणों से जो है भिन्न होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गोलाई की अवधारणाओं को प्राप्त करते हैं। उसके बाद यदि हम कोई भी वस्तु को देखेंगे जो गोल है ना, यदि हम कोई भी वस्तु को देखेंगे जो गोल है, तो अवधारणा विकसित करने के बाद हमें मूर्त वस्तु के बारे में सोचने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है ना। इन जो अवधारणा है, इन अवधारणाओं को हम अपने मूर्त अनुभवों से सफलतापूर्वक अमूर्त स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मतलब कोई भी गोल वस्तु अगर हमारे सामने आई तो हमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वस्तु क्या है, गोल है। मतलब हमारा दिमाग जो है ऑटोमेटिक उसकी स्थिति बना लेगी कि ये जो है वो जो भी वस्तु सामने रखी हुई है ये गोल है और इसको हम इस तरीके से विकसित करेंगे। मतलब हम मूर्त रूप से उसको देखते आते हैं और धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है वो विकसित होने लगता है और हम अपने दिमाग में ही अमूर्त रूप उसका विकसित करने लगते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है गोल की अवधारणा हमारे दिमाग में है ना ऑटोमेटिक जो है विकसित होने लगती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा मूर्त से अमूर्त वाला पॉइंट। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट से व्यापक की ओर। ठीक है, विशिष्ट से व्यापक की ओर चलिए। तो विशिष्ट से व्यापक में है ना, सबसे पहले देखिए क्या पॉइंट दिया है, एक विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप हम अवधारणा को क्या करते हैं, व्यापक बनाते हैं, है ना। व्यापक बनाते समय विशिष्ट स्थिति के कुछ गुणों को छोड़ना पड़ता है और ऐसे गुणों को अपनाना पड़ता है जो सभी में क्या हो, समान हो, है ना। फिर क्या करते हैं, इन सामान्य गुणों को व्यापक अवधारणा का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है चतुर्भुज का निर्माण, है ना। चतुर्भुज बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, है ना। चतुर्भुज को सोचते ही हमारे दिमाग में आता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है ना। लेकिन लेकिन ये तो हो गई। अब चतुर्भुज में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे इस तरीके से जो होता है ना, इसको अपन वर्ग कह देते हैं। ऐसे जो रहेगा इसको भी हम चतुर्भुज बोलेंगे क्योंकि ये भी क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई है। इस तरीके से जो आकृति रहेगी इसको भी हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट जो है अवधारणा जो है विकसित करते हैं और उस विशिष्ट अवधारणा को लेकर के, उन गुणों को लेकर के हम क्या करते हैं, व्यापकता की ओर जाते हैं, है ना। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि जो भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां रहेंगी ये सभी जो है चतुर्भुज के श्रेणी में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विकसित होता है। ठीक है, देखिए विशिष्ट से व्यापक की ओर जाना मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के समान ही है। क्यों समान है, क्योंकि इससे हम अपने विशिष्ट अनुभवों के फलस्वरूप व्यापक अवधारणाओं का निर्माण करते हैं और फिर कोई अन्य स्थिति सोचने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, है ना भाई। अभी अभी मैंने बताया चतुर्भुज के निर्माण में। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हमको दिया गया हो, कोई भी चार भुजाएं जो बंद आकृति से घिरी हुई हो, है ना, इसको देखने से ही हमको एक विशिष्टता अनुभव हो जाती है कि ये चार भुजाओं से घिरी हुई है, मतलब ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। मतलब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, व्यापकता की ओर बढ़ने लगते हैं, है ना। मतलब चतुर्भुज से हम बहुत सारी और आकृतियां प्राप्त करेंगे, जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं हमारा, सोपान क्रमिक संरचनाएं। ठीक है, जब मूर्त पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते हैं तो उनमें शामिल अवधारणाओं का भी क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है ना। व्यापकता की प्रक्रिया में हर चरण में एक श्रृंखला का निर्माण होता है जो उसे और ज्यादा क्या बना देता है, व्यापक बना देता है। जैसे संख्या पद्धति के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, है ना। संख्या पद्धति से समझने के लिए ठीक है क्या करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि मूर्त वस्तुओं को गिनने के लिए, है ना, मूर्त वस्तुओं को गिनने के लिए हम जो है 1 2 3 4 इस तरीके से जो है संख्याओं का उपयोग करते हैं, है ना। मतलब
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से जो है गिना जाता है ना। मूर्त वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी एन बराबर होता है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना। ठीक है, मूर्त वस्तुओं को गिनने से हमें प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो जो है प्राप्त होता है ना। 1 2 3 4 5 इस तरीके से यदि हम गिनते जाते हैं तो हमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है प्राप्त होता है। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, है ना, सोपान क्रमिक श्रृंखला है मतलब क्रम से आगे बढ़ेंगे। यदि मैं इस प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला में समुच्चय में शून्य को और ऐड कर दूं, है ना, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से शून्य को यदि मैं और शामिल कर दूं तो ये क्या बनता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, जिसको W से डिनोट करते हैं, है ना। मतलब जो सोपान की संरचनाएं है, क्रमिक संरचनाएं है, वो कहां से कहां तक बढ़ा। पहले हमारा क्या आया, पहले हमारा आया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद आया हमारा पूर्ण संख्या। और फिर क्या करेंगे, यदि इन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करें और आगे बढ़ा दें, है ना। यदि हम इस पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करें और आगे बढ़ा दें तो हमें एक और संरचना, एक और क्रमिक संरचना जो है प्राप्त होती है, एक और संख्या जो है प्राप्त होती है, जिसको हम पूर्णांक संख्या जो है कहते हैं, है ना। कैसे कहते हैं, देखिए -3 -2 -1 0, है ना, फिर 1 2 फिर 3 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं तो हमें क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो है प्राप्त होता है। मतलब सोपान की जो संरचनाएं है वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है ना। इसके बाद आ गया हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, उसके बाद यदि इन संख्याओं में, है ना, यदि इन संख्याओं में मैं धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को भी शामिल कर दूं, ठीक है, तो एक संख्या बनती है जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे -1 -1/2, ठीक है, 1/4 1/3 इस तरीके से। मतलब यदि मैं इसमें धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को भी शामिल करूं तो जो है मुझे परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब संख्या पद्धति में जो है सोपान का क्रम जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है। ये आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ था, है ना, कि क्रम जो है क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं आती है, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या के बाद जो है पूर्णांक संख्या आती है, उसके बाद जो है परिमेय संख्या आती है। मतलब आपका जो क्रम है वो N W Z और Q इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगी। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो 3 तरीके से होते हैं गणितीय विचार विकसित, कौन कौन से, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से व्यापक और सोपान क्रमिक संरचनाएं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और है पॉइंट, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सोपान क्रम का जो अवधारणा है ना, को सीखने से जो है गहरा संबंध होता है। सोपान क्रम का अवधारणा को सीखने से जो है क्या होता है, गहरा संबंध होता है। बच्चे भी अवधारणा को लगभग इसी प्रकार से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों को उसी क्रम में सिखाना जरूरी होता है जिस क्रम में वे क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, तब वे ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, बच्चे उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। सोपान की क्रमिक जैसे इन संख्या पद्धति में होती है, इसी तरीके से बच्चों में भी होती है ना। बच्चों को भी हमको उसी क्रम में सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि वे जो है अच्छे तरीके से सीख जाए, है ना। जब बच्चे जो है कुछ भी चीज को बच्चे जो है अपने तरीके से यदि सोचते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं, तो यदि हम उस तरीके से ही उनको सिखाएं तो वे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, पर कुछ परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज। बहुत सारे बच्चों को जो है वर्ग, आयत, है ना, आयत और समांतर चतुर्भुज, इनमें जो है अंतर करना जो है मुश्किल होता है बहुत सारे बच्चों को। तो यदि हम अच्छे से सिखाएंगे उनको तो आसानी से जो है सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है सोपान क्रमिक संरचना का। इसके बाद आता है हमारा गणित का स्वरूप या जो है उसकी प्रकृति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो गणित का स्वरूप होता है ना, उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं।
सबसे पहला आता है गणितीय कथन जो है असंदिग्ध होते हैं, है ना। मतलब असंदिग्ध मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी ऐसी गणितीय संकल्पना पर विचार करते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने बताया गोल की परिभाषा में, है ना। जो गोल की परिभाषा है वो क्या होती है, स्पष्ट और सुनिश्चित होती है ना। जो गोल की परिभाषा है वो कैसी होती है, स्पष्ट होती है और सुनिश्चित होती है। ठीक है, स्पष्ट होती है और सुनिश्चित होती है। यदि कोई भी वस्तु हमको दी गई हो तो हम ये आसानी से बता सकते हैं, निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वो गोल है या नहीं है ना। भाई हम आसानी से उसको देख के बता सकते हैं कि ये वस्तु गोल है या नहीं। मतलब किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल जो है असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध का मतलब होता है कि उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, है ना। उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गणित का जो संसार है वो कैसा है, अमूर्त है ना। गणित कैसा है, अमूर्त है। इसमें कुछ अभिगृहितों को है, हम जो है मान करके अभिगृहितों के आधार पर हम जो है अनेक प्रकार की अवधारणाएं जो है बनाते हैं, है ना। मतलब इसमें जो है अस्पष्टता की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। पहले से जो है गणित क्या होते हैं, गणितीय कथन क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा सत्यता की कसौटी। दूसरा गणित का स्वरूप या प्रकृति क्या आता है, सत्यता की कसौटी। अब सत्यता की कसौटी को कैसे हम मापेंगे, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी जो है ना, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है ना। सबको पता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, उबलता है ना। और दूसरा दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि 15 जो है 5 से पूर्णतः विभक्त है। 15 जो है 5 से क्या है, पूर्णतः क्या है, विभक्त है। ठीक है, 15 जो है 5 से पूर्णतः विभक्त है। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि दो विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है ना। दो विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे 1 + 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक क्या बनती है, एक सम संख्या जो है प्राप्त होती है। ठीक है। अब अब ये जो पहला एग्जाम्पल है ना, इसको समझने के लिए हम कैसे इसकी सत्यता को जांचेंगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हम विभिन्न परिस्थितियों में पानी को उबाल के देखेंगे और ये पाएंगे कि सभी जो है, लगभग सभी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही ताप होता है तब क्या होता है, वो उबलता है ना। अलग अलग कंडीशन में यदि हम पानी को उबाल के देखें तो सभी जो है क्या होता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है उबलता है। तो इसकी हम सत्यता को कैसे जांचे, प्रयोग के माध्यम से जांचे। इसी तरीके से 15 जो है 5 से पूर्णतः विभक्त है, इसको हम कैसे जांचेंगे, इसको हम अवलोकन के माध्यम से जांचेंगे, है ना। इसको हम अवलोकन के माध्यम से जांचेंगे। ठीक है, अवलोकन करेंगे और सिद्ध करेंगे, है ना। वस्तुओं को लेंगे और वस्तुओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जाके हमको पता चलेगा कि 15 जो है 5 से पूर्णतः विभक्त होता है। गणितीय तर्क से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि सम संख्या जो है विषम संख्या है, इसको हम कैसे मापेंगे, है ना। मतलब प्रत्येक विषम संख्याएं का जो योग है वो एक सम संख्या होती है, इसको हम कैसे मापेंगे। तो इसको मापने के लिए हम अनुभाविक तरीका जो है यूज कर सकते हैं, है ना। गणितीय नियम जो है यूज करते हैं। इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, गणितीय नियम जो है का उपयोग करते हैं। गणितीय नियम का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसी भी कथन की सत्यता की जांच होती है। तो गणित का स्वरूप या प्रकृति दो तरीके से हम समझते हैं। पहला आता है गणितीय कथन जो है असंदिग्ध होते हैं, इसको मैंने समझा दिया। दूसरा आता है सत्यता की कसौटी जो है किस तरीके से होती है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आता है निगमन तर्क क्या है, निगमनिक तर्क क्या है ना। अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं इस पर आधारित प्रश्न, है ना। तो निगमनिक तर्क क्या होते हैं, ऐसे तर्क जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्षों के नियमों का प्रयोग किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए जो है किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, ऐसे तर्क है, निगमनिक तर्क क्या है, ऐसे तर्क है
जिसमें ज्ञात परिणामों और परिभाषाओं और निष्कर्षों के नियमों का प्रयोग कर किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए जो है किया जाता है। तो ऐसे तर्क को हम क्या कहते हैं, निगमनिक तर्क, डिडक्टिव लॉजिक जो है कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो तर्क हैं ऐसे व्यापक कथनों से शुरू होते हैं जो बिना किसी संदेह के स्वीकार लिया जाता है ना, और इसके उपपत्ति के अगले चरण को निगमन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सभी मनुष्य प्राणी जो है क्या है, नश्वर हैं, है ना। तो सभी जो है मनुष्य प्राणी नश्वर है, हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें ज्ञात है ना, हम जो है पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि सभी मनुष्य क्या है, नश्वर हैं, मतलब सबको एक बार एक दिन जो है जाना है। ठीक है, तो ऐसे तर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, है ना। निष्कर्षों के नियमों के प्रयोग से जो है इसको जो है सिद्ध किया जाता है, एकदम जो है स्पष्ट होते हैं। तो ऐसे तर्क को हम क्या कहते हैं, निगमनिक तर्क जो है कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा आगमनिक तर्क, है ना। दूसरा क्या आता है हमारा, आगमनिक तर्क। ठीक है, तो आगमनिक तर्क किसको बोलेंगे, ऐसे तर्क जो सभी स्थितियों में सिद्ध हो उसको हम आगमनिक तर्क कहते हैं, है ना। गणितज्ञ जो है ऐसे कथन को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार के कथन गणितीय तर्क का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गणितीय आगमन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है क्या होता है, n+1/2 होता है, जो सभी n के मानों के लिए क्या है, सत्य है ना। तो आगमनिक तर्क को हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये सभी स्थितियों में सिद्ध होती है ना, प्रत्येक स्थितियों में सिद्ध होती है। तो ऐसे तर्क को हम क्या कहते हैं, आगमनिक तर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आगमनिक तर्क और निगमनिक तर्क के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, प्रतीकात्मक निरूपण से गणित संक्षिप्त और स्पष्ट बनता है। प्रतीकों से कथन को समझने और सरल करने में आसानी हो जाती है ना। विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के लिए गणितीय प्रयोग, प्रतीकों के प्रयोग से उनकी संक्रियाओं के लिए एल्गोरिदम लागू करना भी आसान हो जाता है ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं, कोई भी संख्या यदि हम बोलेंगे कि 2 का वर्ग है ना को 5 में जोड़िए या इतने को इतने में गुणा करिए, तो ऐसे वर्ड में हमको समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हम चिन्हों का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे प्लस है, माइनस है ना, गुणा है, भाग है, अनेक प्रकार के गणितीय चिन्हों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और कथन को समझने में आसानी हो जाती है ना, जिससे वे सरल हो जाते हैं और आसानी से हम को जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त और स्पष्ट बन जाता है। तो ये होता है गणितों का प्रतीकों का प्रयोग। इसके बाद आता है एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिदम को समझने के लिए देखिए, किसी प्रश्न को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, है ना। जैसे 5132 भागित 5 है। ठीक है, जैसे इसको हम कैसे करते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, फिर 5132 इस तरीके से लिखते हैं, फिर इसको क्या करते जाते हैं, चरण दर चरण जो है हल करते जाते हैं, है ना। पहले 5 एकम 5 ऐसे हल करेंगे, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से जो है आगे बढ़ती जाती है प्रक्रिया हमारी, है ना। तो एक विशेष प्रक्रिया हम इस गणित को सरल करने के लिए लागू करते हैं, तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गणितीय तरीके से सोचना। ठीक है, गणितीय तरीके से सोचना, इसमें हम 3 प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण। कोई भी हम गणित बनाते हैं, है ना, जब भी हम गणित का कोई भी प्रश्न हल करते हैं, तो हमारा जो मन है वो एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, तो कैसे प्रक्रिया से गुजरता है, या तो हमारा मन सोचने लगेगा अमूर्त के बारे में, है ना, अमूर्तीकरण करने लगेगा, या विशिष्टीकरण करेगा, या व्यापकीकरण करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं के मान लेते हैं कि समांतर माध्य am है और गुणोत्तर माध्य क्या है, gm है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के, है ना, इन समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के जो है तथ्यों पर विचार करेंगे, है ना।
उसको उसके तथ्यों पर विचार करेंगे, है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या होता है, मतलब अमूर्तीकरण करेंगे, ठीक है, हमारे दिमाग में उसकी अवधारणा विकसित करेंगे, अमूर्तीकरण करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यदि हम संख्याओं के कुछ विशिष्ट युग्मों पर विचार करते हैं, है ना, यदि हम संख्याओं के कोई विशिष्ट युग्म है, जैसे 1 है, 3 है, 2 है ना, 3 है, 27 है, इस तरीके से यदि हम संख्याओं के विभिन्न युग्मों पर विचार करते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम विशिष्टीकरण कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम विशिष्टीकरण कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके फिर उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, समांतर माध्य इसका ये होगा, गुणोत्तर माध्य इसका ये होगा करके, ठीक है। यदि हमको कोई पैटर्न दिखाई देता है ना, यदि हमको कोई पैटर्न दिखाई देता है, कोई नियम लगाते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, है ना, कोई नियम लगाते हैं या कोई भी अनुमान हम विकसित करते हैं, ठीक है, कि ये इसका आंसर आएगा, ये इसका उत्तर होगा, इस तरीके से ये कथन आएगा, ठीक है। तो इसके अनुमान को जांच करने के लिए, है ना, तो इसके अनुमान को हमको जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो जांच करेंगे जब हम, तो उसके लिए हम पूर्व अवधारणा विकसित करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूर्व अवधारणा विकसित करेंगे, तो तब हम क्या करने लगेंगे, तब हम व्यापकीकरण करने लगेंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, इसका व्यापकीकरण करने लगेंगे। इस तरीके से जो है, जब भी हम गणित सोचते हैं, है ना, जब भी हम गणित के बारे में सोचते हैं, तब हमको 3 तरीके से उसका स्पष्टीकरण जो है प्राप्त होता है, अमूर्तीकरण के रूप में, विशिष्टीकरण के रूप में और व्यापकीकरण के रूप में, ठीक है। मतलब इस तरीके से गणित बनाएंगे तो सबसे पहले हम अमूर्तीकरण करके देखेंगे, है ना, अमूर्तीकरण के माध्यम से सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका विशिष्टीकरण करेंगे, ठीक है, विशिष्टीकरण करने लगेंगे युग्म बना करके, है ना, विशिष्टीकरण करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ अनुमान लगाएंगे कि ये इसका आंसर हो सकता है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, व्यापकीकरण कर रहे हैं, है ना, व्यापकीकरण कर रहे हैं। उसके बाद इन सभी करने के बाद हम फाइनल जो है सिद्ध करेंगे, फाइनल उसका आंसर निकालेंगे कि ये होगा करके। तो इस तरीके से गणितीय जो है कथनों को सोचा जाता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए आपके, है ना, गणित शिक्षण के यूनिट 1 पे, ठीक है। तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।